कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग्यू होता है। सेंग्यू के पास ना तो कोई जॉब है और ना ही उसका कोई दोस्त है और उसके माता पिता की भी कई सालों पहले डेथ हो चुकी है। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो पिछले 6 महीनों से ठीक से सोया ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सेंग्यू मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा होता है, तभी अचानक वही राक्षस उसके सामने आकर उसका सिर पकड़ता है और फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। लेकिन उसके मरते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो फिर से कुछ लिखने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक दरवाजा नॉक करता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसके लिए खाना लेकर आया हो। लेकिन सेंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर जब सेंग्यू सड़क पर चल रहा होता है तो वो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन उनमें से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो सेंग्यू के सपनों को लेकर उसकी मदद कर सके। फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है, एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सेंग्यू पर तरस खाकर उसे फ्री में ही अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है तब तक वो गली के दूसरी तरफ एक कैफे को देखता है जहाँ पर हुआर नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। सेंग्यू हुआर से बहुत प्यार करता है और वो उससे सालों पहले एक क्लब में मिला था जहाँ पर वो एक म्यूजिक शो कर रही थी। सेंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो तब से सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी सेंग्यू का पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसे मजे से खाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिस दौरान वो अपना पैनकेक भी नीचे गिरा देता है। लेकिन सेंग्यू ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और सेंगजी उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सेंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। तभी सेंग्जी उसे डांटने लगता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और टाइम पर स्क्रिप्ट डिलीवर नहीं की। सेंग्यू उसे अपने सपनों वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सेंग्जी उसका कोई बहाना नहीं सुनता और वो उसे 10 दिनों के अंदर स्क्रिप्ट को पूरा करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सेंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है, जिसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कुछ लिख नहीं पाता और आखिर में जाकर सो जाता है। तभी अचानक उसके पीछे वही राक्षस आ जाता है जो कि पहले भी उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है। अब एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब सेंग्यू के लिए सपने और हकीकत एक जैसे हो चुके थे, इसलिए वो सेंगजी को मैसेज करता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो खुदकुशी कर रहा है। सेंग्यू हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसकी छत पर जाकर वहां से कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर वो जैसे ही कूदने वाला होता है तभी वहां पर वो फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसके साथ बैठता है और उसे खाने के लिए फ्री में पैनकेक भी देता है। फिर सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब जब भी तुम वैसा सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपनों से वापस आ जाओगे। अब सेंग्यू देर रात तक उसी छत पर हुआर को देखता रहता है। फिर रात को वो अपना फोन बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो उनसे अपने लिए खाना खरीद सके। फिर सेंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहां से कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहां पर लगे हुए कैमरास को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है, जिसके बाद वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी अचानक वहां पर हुआर आती है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब सच है, लेकिन तभी वो उस राक्षस में बदल जाती है और वो राक्षस सेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि शायद सेंग्यू को कोई पैनिक अटैक आ रहा है, इसलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। फिर वो राक्षस सेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। तभी सेंग्यू उस फूड स्टॉल वाले आदमी की बातों को याद करता है। वो उस तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो अपने सपनों से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उस राक्षस की तलवार आ जाती है। फिर सेंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो उस तलवार को अपने पास सुरक्षित रख के वो पूरी रात एक पार्क में बिताता है। फिर अगली सुबह वो उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में जाता है, जहां सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सेंग्यू को लगने लगता है कि उसके हाथ एक बहुत ही कीमती चीज लगी है और फिर सारी दुकानों में जाने के बाद आखिर में वो एक दुकानदार से मोलभाव करके उस तलवार को 20,000 में बेच देता है। फिर सेंग्यू बिना समय गवाए उन सारे पैसों को जल्दी से खर्च करना शुरू कर देता है। वो उनसे लैपटॉप खरीदता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी से होटल में रहता है। साथ ही सेंग्यू शेविंग करके अपना लुक भी बदल लेता है।
फिर जैसे ही रात होती है वो नींद की गोलियां खा लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। तभी उसे सपना आता है और वो अपने रूम से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ जाता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दीवार तोड़कर वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारकर इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोटें लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसकी सारी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। फिर अगली सुबह वो वापस उसी दुकानदार को वो कुल्हाड़ी बेच देता है और उससे मिले सारे पैसे तुरंत खर्च कर देता है। फिर आज रात को वो एक नया प्लान बनाता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके। अब उसकी ये चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। फिर सेंग्यू अपने चारों तरफ देखता है और वहाँ पर पड़ी सभी एंटीक चीजों को देखने लगता है। फिर वो उनमें से सबसे महंगी चीज को चुनता है और वहाँ पर बैठकर राक्षस के आने का वेट करने लगता है। लेकिन इस बार वो राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो कि सेंग्यू के प्लान से बिल्कुल अलग था। अब ये देखकर सेंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब सेंग्यू वापस अपने होटल के बेडरूम में जागता है, लेकिन वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां खाता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने इस काम में कामयाब हो जाता है। अब इस बार सेंग्यू उन एंटीक्स को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करके ज्यादा पैसे कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। अब उसे उस खजाने के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। जिसके बाद जब वो उन डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसे सेंगजी मिलता है। वो काफी गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। फिर सेंग्यू उसे एक आलीशान होटल में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसके पैसे उसे वापस देता है जो सेंगजी ने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। फिर अगले दिन सेंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और वहाँ कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर उसे पहचानने से मना कर देती है। फिर उसी रात सेंग्यू सेंगजी के साथ डिनर पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सेंगजी उसकी सक्सेस का राज जानना चाहता था, इसलिए वो सेंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड पर लिटाने के बाद वो वहाँ से जाने का नाटक करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आता है और सेंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो तब चौंक जाता है जब वो सेंग्यू को सोने की बहुत सारी चैनों के साथ जागते हुए देखता है, जिसके बाद सेंगजी भी उसका राज जान जाता है। फिर अगले दिन सेंग्यू हुआर से उसका कैफे खरीद लेता है और उसके साथ ये डील करता है कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो हम पैसे आधे आधे कर लेंगे और अगर लॉस हुआ तो सारे पैसे मैं दूंगा। अब हुआर सेंग्यू की इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है और आज रात को उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ पर वो दोनों अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सेंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से सपनों में चला जाता है और सेंगजी वहीं बैठकर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो अपने सपनों में बैंक लूटता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि अब वो इन सभी चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन सभी चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। वहीं राक्षस भी इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुका है। सेंग्यू अपने सपनों से लाल रंग की एक लग्जरी कार भी लाता है और साथ ही वो गिफ्ट के तौर पर एक पैसों से भरा हुआ बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, क्योंकि उसने उसे कई बार फ्री में खाना दिया था। फिर कैफे बंद होने के बाद सेंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। अब सेंग्यू पकड़ा ना जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सेंगजी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सेंग्यू नींद से उठता है तो वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होने की वजह से सेंगजी उसे पढ़कर रो रहा होता है। अब क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी इसलिए वो दोनों उस स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं। साथ ही बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए वो उस कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि वो मूवी हिट हो जाए। कुछ दिनों बाद सेंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो वहाँ पर एक राक्षसी मोंग को देखता है जो कि अपनी गर्दन को नीचे कर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर जब वो उसके शरीर से उसकी गोल्डन बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है तो सेंग्यू की उंगलियां गायब होने लगती हैं और जलने लगती हैं। लेकिन सेंग्यू फिर भी हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद वो फिर से उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। फिर एक रात सेंग्यू हुआर को उसी बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहाँ से वो कभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसे एक फायर क्रैकर शो दिखाता है जो कि उसने स्पेशल हुआर के लिए ही ऑर्गेनाइज किया था।
फिर जब सेंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो वहाँ पर सेंगजी आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत ही लंबी और खाली सी बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पर बालकनी में उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। सेंग्यू जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है कि ये तो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी सेंग्यू अचानक अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर जले हुए निशान देखता है। फिर अगले दिन सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कुछ सलाह लेने के लिए जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर जब वो उसके सिर से कपड़ा उठाते हैं तो सेंग्यू देखता है कि वो उन गुंडों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उन बदमाशों का लीडर चैंगजी होता है। फिर जब सेंगजी पैसे लेकर आता है तो चैंगजी के आदमी उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब क्योंकि सेंग्यू के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन्हें बेहोश सेंगजी के साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपने खुफिया कमरे में रखे एंटीक्स और महंगी महंगी चीजें दिखाता है। वहीं हुआर भी सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तभी एक बदमाश उसके सर पर कपड़ा डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पर उन्होंने सेंग्यू को रखा हुआ था। वहीं चैंगजी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाने लगता है। इसी दौरान शेंगजी को भी होश आ जाता है। वहीं हुआर चैंगजी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। तभी सेंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और वो तीनों बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लेकिन तभी सेंग्जी उन बदमाशों को पकड़ लेता है ताकि सेंग्यू को भागने का समय मिल सके, लेकिन वो दोनों बदमाश सेंगी से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। वहीं सेंग्यू और हुआर जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तभी एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों के साथ मारपीट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सेंग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहाँ पर वो किसी काले पानी से ढका हुआ होता है और हिलने डुलने पर जल्दी ही वो उसके शरीर से उतर भी जाता है। फिर चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात उसे स्टोर के बाहर एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लगता है। तभी अचानक उसका शरीर बदलने लग जाता है और वो एक राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर जब वो दीवार टूट जाती है तो वो राक्षस सेंग्यू के रूम में आ जाता है। फिर वो राक्षस अपनी मशीन गन से सभी गुंडों को मार देता है, जिसके बाद वो सेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। तभी उसके मरते ही वो सभी एंटीक चीजें जो वो अपने सपनों से लाया था वो गायब होने लगती हैं, सेंग्यू के अपार्टमेंट से भी और उन सभी अमीर कलेक्टरों के घर से भी। फिर जब सेंग्यू को होश आता है तो वो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहाँ पर हुआर राक्षस में बदल गई थी। वो देखता है कि अब तक उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक लंबा सपना था और तब से सेंग्यू उसी स्टोर के बाहर ही सो रहा था। तभी वहाँ पर हुआर आती है और क्योंकि उसने उसे उस कॉन्सर्ट में देखा था तो वो उसे पहचान लेती है। अब उसकी हालत देखकर हुआर को उस पर दया आ जाती है तो वो उसे अपने घर में ले जाकर खाना खिलाती है। फिर जब सेंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी और उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। कहती है कि वो स्टोरी एक बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक सकती है और जब तक वो नहीं बिकती तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है। अब ये सुनकर सेंग्यू टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद अपनी जिंदगी से खुश सेंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए जब उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सेंग्यू के पास हैं। वो इससे बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने ये नॉर्मल जिंदगी जीना ही सही समझा। अब जैसे ही सेंग्यू उसकी ये कहानी सुनता है उसे उसके पीछे अपने आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उन गुंडों को मारने वाला राक्षस अब सेंग्यू का पीछा कर रहा है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।